एक सियार ने बताया कि ये 6 चीजों की अगर देखभाल नहीं की गई तो ये अतिशीघ्र नष्ट हो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, किसी जंगल में एक सियार और सियारनी का जोड़ा रहता था। दोनों में बड़ा गहरा प्रेम था। वे दोनों एक गुफा में रहकर अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सियारिन कहती है, पिया जी, आज कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर गुस्सा भी आए और रोना भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। तब सियार कहता है, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम रो पड़ोगी और ये कहानी तुम्हें बहुत कुछ बता कर जाएगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलेगा कि कौन सी चीजों की कभी एक क्षण के लिए अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर अनदेखी की गई तो उसका क्या नतीजा होता है। कहानी बड़ी ही दिल को झकझोर देने वाली है, ध्यान देकर सुनना। तब वो सियार अपनी स्त्री को कहानी सुनाना आरंभ करता है। कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ था, राजा सोनभद्र। उस राजा की 6 रानियां थी। राजा का राज बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। राजा सोनभद्र के घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और प्रजा दोनों चिंतित रहते थे। संतान की खातिर राजा ने अपने एक नहीं बल्कि 6 विवाह कर लिए थे। फिर भी घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जिसने जो उपाय बताए वो सब राजा सोनभद्र ने किए। पूजा अर्चना, दान यज्ञ भंडारे सब कुछ होता रहता था, पर संतान सुख नहीं हो रहा था। राजा की 6 रानियां बड़ी चिंतित रहती थी। मित्रों, एक समय ऐसा आता है कि राजा बहुत दुखी रहने लगता है। राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी बड़ी दुखी होती है। देवी देवताओं से मनौतियां मांगती है। राजा ने बहुत प्रयास किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने दीन फकीर, साधु सन्यासी सबकी सेवा करके भी पुत्र सुख नहीं पाया। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलते खेलते राजा घने जंगल में खो जाता है। प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। अब तो राजा को ना पानी मिल रहा था न रास्ता। अचानक से राजा के कानों में कलकल करते हुए एक झरने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही समय में राजा उस झरने के पास पहुंच जाता है। घोड़े से झटपट नीचे उतरकर राजा पानी पीने में लग जाता है। राजा को नहीं मालूम था कि वहां कोई लड़की स्नान कर रही है। लड़की ने आवाज देकर राजा से कहा, आपको पता नहीं है मैं यहां नहा रही हूं, फिर आप यहां कैसे चले आए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच एक लड़की स्नान कर रही थी। राजा ने उसे देखकर जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, क्षमा करना, मैंने आपको देखा नहीं, बहुत तेज प्यास लगी थी इसीलिए। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं, ऊपर से प्यास भी लगी थी। लेकिन आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहती है, मैं यही पास के रहने वाले गांव की लड़की हूं। मैं रोज इस झरने पर नहाने आती हूं। यह झरना घने जंगल के बीच पड़ता है। यहां कोई नहीं आता, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर नहा रही थी। जिस समय राजा से वो लड़की बात कर रही थी उस समय उसने एक पत्थर की ओट ले रखी थी। कहने लगी, आप थोड़ी देर अपना मुंह इधर कर लीजिए, मैं कपड़े पहन लेती हूं। उसके बाद मैं आपको जंगल से निकलने का रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां कुछ देर एक पेड़ की छांव में दूसरी तरफ को मुंह करके बैठ जाता है। इधर वो लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगती है और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ जाती है। राजा के पास आकर वो कहती है, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैं पी चुका हूं। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी इस जंगल से निकलने में मदद करो। लड़की ने राजा को फल खाने को दिए और कहा, आप अपनी भूख मिटाइए। पहले आप फल खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। राजा उन फलों को लड़की से लेता है और फलों को खाता हुआ उस लड़की से पूछता है कि अभी तक आपने अपने बारे में नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब वो लड़की कहती है, मेरा नाम चमेली है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और हम लोग जंगल से फल और लकड़ियां ले जाते हैं, उसी को बेचकर अपना गुजारा करते हैं।
घर के पास थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा खर्च चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में बता दिया, अब आप अपने बारे में मुझे बताइए, आप कौन हैं? राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं जब अगली बार आऊंगा तब तुम्हें अपना पूरा परिचय दूंगा। उसके बाद मित्रों, लड़की राजा को जंगल से निकलने का रास्ता बताती है। राजा वहां से चला तो आता है, लेकिन उसे लड़की की खूबसूरत तस्वीर राजा की आंखों में हर समय चलती रहती है। राजा सोनभद्र पूरी तरह से उस लड़की के रूप और यौवन पर मर मिट चुका था। राजा साहब उस लड़की से मिलना चाहते थे। राजा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने मंत्री को सारी बात बताई। जंगल में उनकी एक लड़की से भेंट हुई थी। बार बार उस लड़की की सुंदर तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। मंत्री ने राजा को उस लड़की के साथ में विवाह करने का सुझाव दिया। जवाब दिया, महाराज, यदि इतनी ही वो लड़की आपके दिलो दिमाग में बस चुकी है तो आप उससे विवाह कर लीजिए। हो सकता है जो काम 6 रानियां ना कर पाई वो काम वो साधारण लड़की कर दे। हो सकता है कि वो आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी दे दे। आप उससे विवाह कर लीजिए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर चमेली से मिलने के लिए चल पड़ता है। झरने के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, लेकिन वो लड़की उस दिन वहां नहीं आई थी। फिर राजा और मंत्री चमेली के गांव जाते हैं और पूछताछ करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। राजा ने देखा चमेली घर में अकेली बैठी थी। दूसरा कोई उसके घर में नजर नहीं आ रहा था। राजा ने आवाज लगाई, चमेली, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु आज तुम फल लेने नहीं गई। मित्रों, चमेली घर के बाहर आकर देखती है। आज उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब गांव वालों ने बताया, साहब, 2 दिन पहले इसकी मां गुजर गई है। इसकी मां के अतिरिक्त इसका दुनिया में कोई नहीं था। अब तो वो भी चल बसी। अब आप ही बताइए कि ऐसे में अब ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? राजा और मंत्री से गांव वाले भी अब तक अपरिचित थे। गांव के लोगों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? मंत्री ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में एकदम से खलबली सी मच जाती है। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं चमेली से विवाह करना चाहता हूं, क्या आपको किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है? मुखिया जी ने कहा, नहीं महाराज, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी? हमारे तो भाग्य खुल गए। ये गांव अब आपकी ससुराल होगी, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा और चमेली का विवाह करवा दिया। राजा ने चमेली को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री चमेली को ब्याह कर राजमहलों में लौट आए। राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी। उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वो अपनी सौतन के मन में छुपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी सौतें उसे कितनी नफरत करती हैं। वो हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। धीरे धीरे राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजरता है। वो सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वे राजा के पास आकर कहते हैं, महाराज, सन्यासी बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो जाता है और उन्होंने उससे कहा कि सन्यासी महाराज को आदर से महल में बुलाया जाए। जब महात्मा जी महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया।
महात्मा ने उस समय कुछ भी ना कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। राजा की 6 बड़ी रानियों ने महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे सभी महात्मा के फटे पुराने कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी को अपने पास बुलाकर महात्मा जी बोले, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। ये सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा जी चले जाते हैं और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो जाती है। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वो अब पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती थी। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा रानी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया था कि वे प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाएं। इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयां बाज रही थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को अब एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। परंतु राजा की 6 बड़ी रानियां तो जलकर राख हुई जा रही थी। वे 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वे सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो इसका राजा साहब और अधिक ध्यान रखेंगे। अब तो यही पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा और ये हमें दासी की तरह समझेंगे। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा छोटी रानी को परेशान करने का प्रयास करती थी, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु रास्ते में आ जाते थे, कभी प्रजा के लोग, कभी दास दासियां, तो कभी स्वयं राजा साहब उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह के दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल होकर लौटे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वे विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानी को सुनहरा अवसर मिल गया। अब वो छोटी रानी को गलत बातें बताती थी और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती थी जिससे उसका गर्भ नष्ट हो जाए। दिन में एक बार कुलगुरु आते हैं और परीक्षण करके चले जाते हैं। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते। बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए कहे जाते। राजलक्ष्मी सोचने लगी कि कुलगुरु की और हमारी बहनों की बातें अलग अलग क्यों हैं? आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती थी। वो सोचती थी कि कुलगुरु तो एक पुरुष हैं और पुरुष महिलाओं की बातें पूरी तरह से नहीं जानते होंगे, इसलिए वो अपनी सौतों की बात पर ज्यादा ध्यान देती थी। उसे यही लगता था कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेंगी, इसलिए वो आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रहती थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करो, प्रसव कैसे होगा? समय पूरा हो गया है। बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वो सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ध्यान रखा जाएगा। ये सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा हो रहे थे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं, मैं दाई को बुलाती हूं, तब तक तुम ऐसा करो
वो सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और फिर सब आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा, उसे ढेर सारा धन दौलत देकर और कुछ समझाकर अपने में शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो जाती है। ये देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और दोनों बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां मौजूद थी। वे सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आती है। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा, तुम यहां से इन दोनों बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन में गाड़ देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वो बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएंगे। मित्रों, दाई बहुत खुश होती है और वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ करती है। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस उनके पास आती है। बड़ी रानी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने उन्हें मार दिया या जमीन में गाड़ दिया? दाई कहने लगी कि रानियों, मैंने उन्हें जमीन में गाड़ दिया है। मित्रों, यह सुनकर के सभी रानियां बहुत खुश होती हैं और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा कर दिया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास जाती हैं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाती है। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का हुआ कि लड़की? पास पड़े पत्थरों की ओर इशारा करते हुए राजा की उन रानियों ने कहा कि ये देखो, तुमने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने तुमसे झूठ बोला है या आपके बच्चे को छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रख लो। ऐसा कहकर उन्होंने सारे ईंट पत्थर के टुकड़े एक थैले में भरकर छोटी रानी की ओर बढ़ा दिए। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर में लौटकर आते हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो रही थी। लोगों के चेहरे पर उमंग थी, लेकिन खुशी नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। छोटी रानी का उदास चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, रानी क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही हो? इस पर छोटी रानी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया, अरे महाराज, दुखी कैसे नहीं रहे, इनका झूठा भेद जो खुल गया है। राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या हुआ? रानी का प्रसव का क्या हुआ? राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी उसने झूठे दुख का दिखावा करते हुए कहा, महाराज, हम तो चले गए हैं, हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया। ये राजलक्ष्मी मासूम चेहरे वाली, ये तो बहुत ही छलने वाली निकली और धोखेबाज है। महाराज, ये हमें गर्भवती होने का दिखावा करती रही और इसने हमें धोखे में रखा।
इसने तो ईंट और पत्थरों को पैदा किया है। वे ईंट पत्थर कमरे में पड़े हैं, आप जाकर स्वयं देख लीजिए। राजा और रानी राजलक्ष्मी के कमरे में लेकर जाते हैं और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा पत्थर के टुकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मनुष्य के गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? राजा की बड़ी रानी कहने लगी, महाराज वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हमें ये उम्मीद थी, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, सभी को ये उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ ही हमें भी माता होने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगने लगती हैं। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब तो राजा क्रोध में भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट जाता है और पूछने लगा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हमें छलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग में संतान सुख था ही नहीं, लेकिन आपने तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लाए थे। हमने आपको इतना प्यार और आदर सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं थी। आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने जो छल हमसे किया है उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होगी। अब हमारे सामने से हट जाइए, वरना क्रोध में न जाने हम क्या कर सकते हैं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल सा हो गया। बड़ी रानी और बाकी सभी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। नौकरानियों से भी अधिक काम उससे लिया जाता था। उसको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया था, पर वो सब कुछ सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर सके। वो जानती थी कि मैं सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ होगा। कई बार उसके मन में इच्छा होती थी कि वे राजमहल को छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वो ये सोचकर अपना विचार बदल देती थी कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। वो सोचती थी कि अब वो वहां जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की बात कहे। समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, राज्य कार्य में व्यस्त थे, कि तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज बदलापुर गांव के मुखिया जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने मुखिया को बुलाने की आज्ञा दे दी। बदलापुर गांव के मुखिया ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। राजा ने कहा, मुखिया जी कहिए आपकी क्या समस्या है? मुखिया कहने लगे, महाराज आपके शासन में किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। राज्य में और हमारे गांव में सभी लोग खुश हैं। आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्यजनक और एक चमत्कारिक घटना के बारे में बताने आया हूं, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे। महाराज मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। राजा कहने लगा, मुखिया जी ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना है, शीघ्र हमें उसे बताइए। तब मुखिया कहते हैं, महाराज हमारा गांव जंगल के पास में है, बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें वहां एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। ये पौधे अपने आप उगाए हैं, इन पौधों को किसी ने भी नहीं लगाया है। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधे उसे घेर कर चारों तरफ से उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे बांस के पौधे
खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। परंतु महाराज, ये भी एक सत्य बात है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। वो सभी पौधे एक साथ अपने आप उगे हैं। महाराज, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो चंपा के पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने से उसका फूल टूटता नहीं है। चंपा के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं। वे फूल बड़े सुगंधित होते हैं। परंतु महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चंपा के सारे फूलों की डालियां आकाश की तरफ को काफी ऊंची उठ जाती हैं। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मनुष्यों की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मनुष्यों की आवाज में बात करते हैं। मुखिया जी की ये बातें सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पौधे मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकते हैं? मुखिया जी, आप हमें यह बताइए कि वे पौधे बातें क्या करते हैं, आपस में क्या बातें करते हैं? मुखिया जी कहने लगे, महाराज, कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की ओर हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, ये गांव के लोग फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं, या फिर मैं आकाश में उठ जाऊं? इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है, हाँ बहन, तू आकाश में उठ जा। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता है। लंबे डंडे से भी चंपा के फूल तक नहीं पहुंचा जा सकता। परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। यहां तक कि कितने ही राहगीरों ने और आसपास के कई गांव के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे। महाराज, अब तो सभी लोगों ने उस चंपा के पौधे को आकाश चंपा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने मुखिया की ये सभी बातें सुनने के बाद हैरान होते हुए मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप खुद जाकर देखिए कि वो किस प्रकार के पौधे हैं और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मंत्री जी उसी समय मुखिया को लेकर दरबार से निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़े हुए थे। सब ये सुनकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां जाने के बाद राजा भी ये सोचकर अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, वे सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी मुखिया जी के गांव पहुंचे तो उन्हें देखकर सारे लोग इकट्ठे हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, मुखिया और गांव के लोग आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनके नाक के नथनों में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सब सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि मुखिया के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और उसके चारों तरफ कई बांस के पौधे लगे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा घेरे में लिए हुए थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थी, जिसे मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़कर छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे। मंत्री जी चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़ जाते हैं और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधों से निकलती हुई एक मनुष्य की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मंत्री जी के आगे बढ़े हुए हाथ वहीं की वहीं रुक जाते हैं। वे आश्चर्यचकित हो उठे थे। वो देख रहे थे कि आवाज चंपा के पौधे से ही आ रही थी। चंपा के फूल के पौधे से आवाज आई कि हे बांस भैया, आज हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में उठ जाऊं? मित्रों, आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुना कि बांस कह रहा था, हे बहन चंपा, तू आकाश में उठ जा। ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना मत। एक भी फूल
इन्हें स्पर्श मत करने देना। बांस की बात सुनकर चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची उठ जाती हैं कि मंत्री जी किसी भी तरह से उसके फूलों को नहीं छू सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे एक फूल भी नहीं तोड़ सके। अब जो आवाज आ रही थी वो मंत्री जी से कह रही थी कि मंत्री जी जाइए, अपने राज्य का संचालन कीजिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे रह रही हैं और उनका प्रसव कैसे होगा, जबकि राजा ने ये जिम्मेदारी आपको सौंप रखी थी। ऐसे कठिन समय में उन्हें क्या क्या समस्या हो सकती है, इसलिए अब आप यहां से जाइए, हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। उनकी बात सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक और तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में बातें कैसे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भी ये सोचकर हैरान थे कि सचमुच रानी राजलक्ष्मी को मैं दिन में केवल एक बार देखने जाता था, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात इन पौधों को कैसे पता चली। वे आत्मगिलानी से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की। अब भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो वे नहीं जानते हैं। आखिर ऐसी बात क्या है। उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताइए कि हमसे क्या गलती बनी है और हमारे द्वारा उस गलती का प्रायश्चित कैसे हो सकता है। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आती है। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई बार प्रश्न पूछे, लेकिन उन पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही अब पौधों की तरफ से कोई आवाज आई थी। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थी, इसलिए मंत्री जी परेशान थे। मंत्री जी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। निराश होकर मंत्री जी वहां से वापस जाने लगे। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस रहस्य का पता करने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी लौट जाते हैं। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा, महाराज मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजलक्ष्मी रानी की देखभाल पूरी तरह से मैं नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते हैं। इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार अवश्य वहां चलें और स्वयं देखें। हो सकता है वह आकाश चंपा आपको सारी बात बता दे। मंत्री की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे। राजा ने रानी राजलक्ष्मी को तो नौकरानी बना दिया था, वो भला उन्हें क्यों अपने साथ ले जाते। यही बात मंत्री जी को खटक गई। मंत्री जी ने जान लिया कि राजा साहब छोटी रानी को बुलाकर नहीं ले जा रहे हैं, तो उन्होंने राजा से कहा कि महाराज यदि आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज मुझे दुख है कि अनजाने में भी इस षड्यंत्र में मैं शामिल हो गया हूं। इसलिए तो चंपा और मांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा था। इसलिए महाराज आप मेरी इतनी सलाह मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाए और मेरे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आप इन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश चंपा के पास जाने का दिन निश्चित होता है। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित समय पर, नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ता है। आगे आगे रथ में स्वयं राजा की पटरानी थी, पीछे पांचों रानियों की पालकी। उनके कई प्रमुख सभासद भी उनके साथ थे।
राजा के आदेश अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी दासियों के साथ में उन्हें जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को कहीं न कहीं अब भी अपने आप पर गिलानी आ रही थी कि उन्होंने गर्भस्थ अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल क्यों नहीं की और उन्होंने रानी के प्रसव की ये सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ जरूर कोई छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ छोटी रानी राजलक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हुई है। मित्रों, राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुक जाता है। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट जाते हैं। अगले दिन प्रातःकाल वो काफिला आकाश चंपा के पेड़ के पास पहुंचता है और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाते हैं। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे थे और उनमें से मनमोहक सुगंध निकल रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग उल्लासित थे। अब राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी थी। छोटी रानी उनके पास ना बैठकर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। तभी राजा की अन्य रानियों ने कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने कहा, हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ो। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। आप आदेश दें तो मैं कुछ फूल ले लूं। तभी तीसरी रानी भी अनुरोध करती है। राजा देख रहे थे कि सभी रानियां फूल चुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसलिए उन्होंने सभी को आज्ञा दे दी। लेकिन राजा ने पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने का निर्देश दिया। उन्होंने पटरानी से कहा कि ये आप सबसे छोटी है, कि ये आपसे सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर दीजिए। महाराज की बात मानते हुए बड़ी रानी ने कहा, ठीक है, 6ठे नंबर की रानी, पहले तुम फूल ले लो। रानी फूलों के पास गई। उसने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी चंपा के फूल से आवाज आती है, रानी, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां के तहां रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग इस आवाज को सुनकर दंग थे। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई। चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा कि बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है, मैं टूटूं या आकाश में उठ जाऊं। बांस के पौधे में से आवाज आती है, बहन, तुम आकाश में उठ जाओ, ये तुम्हें छूने के योग्य नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या अत्याचार किया था? इसलिए बहन, इनके बारे में मत सोचो और तुम आकाश में उठ जाओ। इसके साथ ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगती हैं और आकाश को छूने लगती हैं। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए और बोली, मैं इस राज्य की महारानी और महाराज की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूं या मेरी अनुमति से किया जाता है। इसलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भाई बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमें फूल लेने के लिए धमका रही है, हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस कहता है, ना बहन, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है? इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। ये तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसलिए पूरी प्रजा भी इनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया। ये तो हमारी संहारक हैं, हमें मारने वाली हैं। ऐसी रानी के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो, तुम्हें इनका स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये सभी बातें सुनकर
बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वे इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो ये हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधों के टुकड़े टुकड़े करवा दूं, लेकिन वे मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य ऊंचाई पर पहुंच गईं। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास आकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, नाना महाराज, आप ये भूल मत करना। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से नहीं पूछूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथों को पीछे रखें। फूल तोड़ने का विचार त्याग दें। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं, तो मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, मैंने अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और संतान की तरह उनकी देखभाल करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को तकलीफ देने की नहीं सोची है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आती है कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। अपनी प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है। आप ही बताइए, क्या कभी आपने ये सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हैं। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या देंगे? राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस चले जाइए और अपने राज्य का संचालन कीजिए। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान की, अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आप यहां से जाइए। राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए वे अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेजें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे, बेस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उसके मन में भी कहीं ना कहीं यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई धोखा तो नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने मंत्री जी को आदेश दे दिया। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप अपनी रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और देखती है कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश की काफी ऊंचाई पर हैं। यह देखकर वो कहती है कि मंत्री जी, मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां जाकर देखो। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग फूलों को तोड़ने गए थे लेकिन नहीं तोड़ पाए। अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे नहीं टूटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चलिए जरूर। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके आगे बढ़ती है, चंपा के पौधे के पास आती है और उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। अपने हाथ चंपा के पौधे के पास में ले जाकर उसके तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को लगा जैसे उस वृक्ष से उन्हें कोई सुख मिल रहा हो। वे पौधे को सहलाती रही। पौधे से आवाज आती है, भैया बांस। बांस ने कहा, हाँ बहन, तुम क्यों रो रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है, उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है।
उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूँ, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो उठी हूँ। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूँ। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आती है, हाँ बहन चंपा, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारा जो दिल कह रहा है तुम वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी हैरानी से देखा। सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा होने लगी। रानी राजलक्ष्मी के सिर से पांव तक चंपा के फूल बिखर गए और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती रही। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम कोई किन्नर हो, नाग हो, देवता हो, गंधर्व हो या यक्ष हो या किसी दूसरे लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ, मैं इस बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और ये बांस आपकी छोटी रानी की संतानें हैं। हम दोनों भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की बड़ी महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया था। तब माँ दर्द से कराती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम दो भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में गाड़ने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े लाकर बड़ी रानी ने हमारी माँ के पास रख दिए, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने कभी जन्म लिया है। वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए कहाँ। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा कहती है, महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोर की आंधी आ गई। वो दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे मौका नहीं मिल पाया। इसी डर से वो हमें लेकर वन में चली आई। यहां आने पर जब वो कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आती है। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत तेज आंधी आने लगी। दाई हमें खोजती रही। हमारे ना मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में उड़ गए हैं, इसलिए महल में जाकर उसने रानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा ना दे। दाई के वहां से जाने के बाद में परियों की रानी ने मेरे भाई को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें वे सब बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मनुष्य की आवाज में बोल पा रहे हैं। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ हम दोनों के पौधों से एक एक पत्ती लेकर और उसे गोलाई में रखकर परियों की रानी का आह्वान करे, प्रार्थना करे और कहे कि हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर, तो हम फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें अपनी झोली में रख लिया और स्वयं बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा से बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा है। अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। परी रानी, मुझे मेरे बच्चे दे दो। दर्शक बंधु, पल भर में देखा गया बांस के पौधे और चंपा के पौधे उसी समय विलीन हो जाते हैं। वहां पर लगभग 5-6 वर्ष की उम्र वाले 2 बालक दिखने लगते हैं।
रानी और राजा ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी, उसकी तो हिचकियां सी बंध गई, रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आते हैं तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगाया और गांव दरबार में पहला राज आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका त्याग करता हूं। छोटी रानी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं। शेष सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन हो। मित्रों, छोटी रानी जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी थी, आंसू बहा रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में किसी के लिए काला दिन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों और हमारे राज्य और राज्य की प्रजा पर पड़ेगा। इसलिए महाराज इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबके लिए क्षमा है, परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी गलती करते हैं और सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरते हैं। इसलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके इन्हें आजीवन कारावास में बदलता हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगे कारावास में रहेंगे। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगे। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार भेंट करते हैं और मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आते हैं। आते समय वहां का दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में छोटी रानी बैठी हुई थी, उनके साथ ही उनके बच्चे घोड़ों पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी राजलक्ष्मी के साथ अपने दोनों बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपने जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के जीवन में भी खुशियां लौट आईं। भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। सियार कहता है, हे प्रिय रानी, इसलिए कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना बहुत पछताना पड़ता है। मनुष्य को ये 6 काम हमेशा अपनी देखरेख में करवाने चाहिए। अगर एक पल को भी उनकी देखरेख नहीं की गई तो ये नष्ट हो जाते हैं। नंबर 1, बालक, विद्या, गौ, सेवा, खेती, स्त्री, प्रजा। जहां का राजा आलसी और दूसरों पर निर्भर रहने वाला और दूसरों की बातों पर भरोसा करके चलने वाला होता है, उस राजा का और राज्य का विनाश हो जाता है। इसलिए उनकी कभी अनदेखी ना करें। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।